एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लासेस है वो इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड क्लासेस है, जो मैंने इससे पहले ऑलरेडी आपका वीडियो अपलोड कर रखा है। तो वैसे स्टूडेंट जो जिनका आज पहला क्लासेस है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मैंने आपको पिछला क्लासेस जो है वो आपको अलायंसेस के बारे में बात करा था। तो आज के क्लासेस में मैं इसी का पॉइंट नंबर सी में बात करूंगा, पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड अलायंसेस। तो या तो पार्टली टैक्सेबल अलायंसेस की बात करो या तो पार्टली एग्जम्प्टेड अलायंसेस की बातें करो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे दो तरह का अलायंसेस की बातें करा है, तो दोनों एक ही है। आप अगर पार्टली टैक्सेबल बोल रहे हो तो पार्टली क्या बोलोगे, एग्जम्प्टेड बोलोगे। अगर कुछ पे टैक्स लगेगा तो कुछ पे टैक्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? तो इसमें सबसे पहला अलायंसेस मैंने पिछला क्लासेस में आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा था, जिसको मैंने इंटरटेनमेंट अलायंसेस का नाम दिया था। इंटरटेनमेंट अलायंसेस का नाम दिया था पिछला क्लासेस में कि सर मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। इंटरटेनमेंट अलायंसेस में वापस मैं बता दूं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पे एग्जाम्पशंस मिलता है। मैक्सिमम कितना मिलता है? 5000 मिलता है एग्जाम्पशंस। किसको मिलता है? तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको ये एग्जाम्पशंस दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के क्लासेस में मैं जो बात करने जा रहा हूं वो आपका हाउस रेंट अलायंसेस है। पॉइंट नंबर 2, हाउस रेंट अलायंसेस। तो हाउस रेंट अलायंसेस जो है वो आपका HRA कहलाता है। क्या कहलाता है बताना? HRA, हाउस रेंट अलायंसेस। तो हाउस रेंट अलायंसेस जो है वो आपका क्या होता है, वन बाय वन करके हम लोग इसको समझते रहेंगे चीजों को, है ना, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। सुनना थोड़ा सा हाउस रेंट अलायंसेस के बारे में। हाउस रेंट अलायंसेस जो है वो आपका सेक्शन 10(13)(a) पे डिफाइन है। हाउस रेंट अलायंसेस सेक्शन 10(13)(a) पे जो है हाउस रेंट अलायंसेस बोलता है। हाउस रेंट अलायंसेस होता क्या है समझ लो। जैसे अगर मान लेता हूं, मैं सहजता के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये आपका कौन था? एम्प्लॉयर था। और एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉई को HRA दिया। एम्प्लॉई को क्या दिया? HRA दिया। ध्यान से सुनना, क्या दिया? HRA दे रखा है। रहने के लिए अलग से भत्ता देता है। हाउस रेंट अलायंसेस मतलब तुम कहां रहोगे तो तुम जहां पे भी रहो रह लो अपना, ठीक ना, मैं तुमको अलग से भत्ता दूंगा। तो इस एम्प्लॉई के पास ऑप्शन है। एम्प्लॉई के पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या सर? ये अपना ऑन हाउस में रहेगा, ऑन हाउस में रहेगा। दूसरा जो है रेंटेड हाउस में रहेगा, रेंटेड हाउस में रहेगा। देखो इसके पास अपने मकान थे लेकिन भी रेंट में रह रहा है। दूसरा ये अपना ही मकान में रह रहा है। तो अपना मकान में ये रह रहा है, इसका रेसिडेंस जो है ये बंदे का अपना मकान में रह रहा है, रिसाइड जो अपने मकान में कर रहा है। एम्प्लॉयर इसको HRA दे रहा है। तो इस केस में HRA जो है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्या होगा बताना? फुल्ली टैक्सेबल होगा। मतलब इस पर पूरा का पूरा पे HRA पे टैक्स लगेगा। किसी भी तरह का कोई एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलने जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर आपको मतलब आपने अपने एम्प्लॉयर को या आपके एम्प्लॉयर ने आपको एम्प्लॉई को HRA दिया और आपने क्या किया, आप अपने ही मकान में वहां पे रह रहे हो। तो अपने मकान में रह रहे हो तो बताना HRA का पैसा तो पूरा का पूरा बच गया ना आपका, एक तरह से। तो सर बच गया, तो जब बच गया भैया तो टैक्स दो सरकार को, ठीक है ना। तो क्या पूरा पैसा टैक्स दोगे? नहीं, ये आपका स्लैब में चला जाएगा। स्लैब के बाद जब स्लैब से एक्सेस करेगा तब टैक्स देंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ HRA बीइंग इंक्लूडेड इन योर टैक्सेबल इनकम, ये आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा टैक्सेबल इनकम में, और फुल्ली टैक्सेबल होगा। ये आपका क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा। मतलब विदाउट एनी एग्जम्पशंस, कोई एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो आपका यहां पे पार्टली टैक्सेबल होगा। क्या होगा बताना?
पार्टली टैक्सेबल होगा, मतलब कुछ पैसे पे आपको डिस्काउंट मिलेंगे, कुछ पैसे पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर? कुछ पैसे पे एग्जाम्पशंस होगा, कुछ पैसे पे एग्जाम्पशंस नहीं होगा, कुछ पे टैक्स लगेगा। तो मेरे को एक बात बताना, ज्यादा अच्छा क्या है? ज्यादा अच्छा तो वही ना हुआ कि आप जो है पूरा का पूरा क्या कर लो अपना, जैसे आपका मकान है, मान लेते हो कि आप रांची में आपको जॉब मिला, रांची में आपका मकान है, तो भैया आप ऐसा करो ना, अपने मकान को किराए पे दे दो, ठीक ना, खुद किराए पे रहो, दोनों जगह से बेनिफिट है ना, दोनों बेनिफिट आपका कैसे, किराए से, किराए का पैसा मिलेगा, और जो आप दूसरे जगह रेंट में रह रहे हो उससे आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा टैक्स में। और कुछ लोग होंगे कि नहीं मेरे को अपने ही घर में रहना है, तो भैया किराए का भी पैसा नहीं मिलेगा और अपने घर पर का जो एचआरए मिलेगा उस पर टैक्स भी लग जाएगा। तो बेटर है ना, आप अपना अगर मकान है तो उस मकान को किराए पे दे दो, ठीक है ना, और दूसरा किराएदार किराया का मकान खरीद लो, रख लो, ठीक ना, आपको टैक्स बच जाएगा। तो एचआरए का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे यही चीज बोलता है कि आप अगर अपने मकान में रह रहे हो तो पूरा फुल्ली टैक्सेबल इनकम हो जाएगा एचआरए, और अगर रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो आपका पार्टली टैक्सेबल होगा। चलिए अब देखो ध्यान से समझोगे, जो मकान, जो रेंट मकान में आप रह रहे हो, तो जो रेंट का मकान में आप रह रहे हो वो रेंट का मकान कहां पे है आपका? तो या तो हो सकता है वो रेंट का जो मकान है वो आपका मेट्रो सिटी में सिचुएटेड होगा ना, जिस घर में आप रह रहे हो, रेंट में, किराए में जिस घर में रह रहे हो, तो आप कहां पे रिसाइड करोगे? आप दिल्ली में करोगे, मुंबई में करोगे, चेन्नई में करोगे, कोलकाता में करोगे, या तो एनी अदर प्लेसेस में करोगे। तो कभी भी एक चीज मैं बता दूं, यहां पे इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं। हमारा हाउस इज सिचुएटेड एट, अच्छा कौन सा हाउस? रेंटेड हाउस या जो हायर्ड हाउस है, जिसको आपने किराए पे ले रखा है, किराए पे ले रखा है, तो एट दिल्ली में, वो मकान कहां पे रह रहा है? दिल्ली में रह रहा है, कलकत्ता में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है वो मकान, या फिर चेन्नई में रह रहा है वो मकान आपका, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, या तो चेन्नई में। नेक्स्ट है एनी अदर प्लेसेस। इफ हाउस इज सिचुएटेड एट एनी अदर प्लेसेस, कोई भी दूसरा प्लेसेस में, एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली को छोड़ करके, कलकत्ता को छोड़ करके, मुंबई को छोड़ करके, चेन्नई को छोड़ करके ना, तो ये आपका 4 सिटी को छोड़ करके बाकी कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी रहे, तो हम इसका अलग वैल्यूएशन करेंगे, इसका अलग वैल्यूएशन करेंगे। बात समझ में आया? इसको मैंने पॉइंट नंबर ए डाल दिया, इसको पॉइंट नंबर बी डाल दिया, ठीक है ना, इसको पॉइंट नंबर बी डाल दिया। तो हम जब कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन, कोई भी इंप्लॉई अगर यहां पे रह रहा है तब क्या काम करेंगे, और यहां पे रह रहा है तब क्या काम करेंगे। तो चलिए हमने यहां पे एचआरए का वैल्यूएशन कैसे करना वो देख लो। हमको जो एचआरए एक्चुअल में मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस, जो हमको मिल रहा है वो हमने यहां पे ले लिया, लेस कर लेंगे एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A का जो एग्जम्पशंस है, यही एग्जम्पशंस मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं, और जो एग्जम्पशंस है उसको लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका क्या कहलाएगा? टैक्सेबल एचआरए कहलाएगा। वो वैल्यू आपका क्या कहलाएगा बताना? तो वो वैल्यू आपका टैक्सेबल एचआरए कहलाएगा। समझ में आ गई बातें? तो टैक्सेबल एचआरए जो है कुछ इस टाइप से निकलेगा, ठीक ना। पहले आप जो है यहाँ पे एचआरए ले लेंगे जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है, एचआरए का जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है वो ले लेंगे, एग्जाम्पशंस ले लेंगे अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के था? 10 सबसेक्शन 13A के था। जब इसके बाद जो वैल्यू आएगा
आफ्टर डिडक्टिंग द वैल्यू एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 13A, तो द वैल्यू इज कॉल्ड टैक्सेबल एचआरए। यही वैल्यू आपका क्या कहलाएगा? टैक्सेबल एचआरए कहलाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे एग्जम्पशंस का रूल क्या है इसको नोट डाउन करेंगे। मैं इसको मिटाता हूं। एग्जम्पशंस का रूल क्या है समझिए। पहला फर्स्ट केस था when house is situated at दिल्ली में हाउस है, मुंबई में है हाउस, है ना, कोलकाता में है हाउस, या तो चेन्नई में है हाउस। ये तीनों में से कहीं पे भी अगर हाउस है, ये तीनों में से कहीं में भी हाउस है, चारों जगह में से, तब क्या होगा? तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट should be exempted from tax under section 10 subsection 13A। तो कुछ एग्जम्पशन जो है आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, और वो एग्जम्पशंस क्या है तो वो समझ लो। पहला, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड ले लेंगे। हमारा वो पैसा जो एक्चुअल एचआरए जितना हमको रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, जितना हमको रिसीव हो रहा है वो पैसा लेंगे, पहला केस। या तो सर ऐसा करो, हम जिस घर में किराए पे रह रहे हैं उसका हमने रेंट दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा। तो रेंट पेड ना माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो जो सैलरी है उसका 10% जो है वो ले लिया जाएगा। तो सर सैलरी क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन या तो फिर इसमें से एक कॉन्सेप्ट और चला जाएगा, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। तो भैया ये तीनों में से जो सबसे कम होगा वही आपका एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा। जैसे सहजता के लिए मैं बता दूं, अगर आपका एचआरए का वैल्यू 50,000 है, ये वैल्यू आया ₹30,000 और ये वैल्यू आया ₹2,00,000, तो अब बताना आपका एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना होगा? 50,000 होगा, 30,000 होगा या 2,00,000 होगा? तो 30,000 होगा, क्योंकि मिनिमम कितना है? 30,000। तो हेंस ₹20,000 हैज बीन टैक्सेबल। ₹20,000 जो है वो क्या होएगा? तो वो आपका टैक्सेबल होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसके आगे बात करता हूं। चलिए, तो उम्मीद करता है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं बता रहा हूं, यदि पर्सन जो है आपका कहां पे रहता है? पॉइंट नंबर बी, व्हेन हाउस इज सिचुएटेड एट एनी अदर सिटी, कोई भी सिटी में है, एक्सेप्ट कहां पे? दिल्ली को छोड़ करके ना, मुंबई को छोड़ करके, चेन्नई को छोड़ करके और कोलकाता को छोड़ करके, कहीं पे भी है। बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा कहीं पे भी है। तो मेरे को एक बात बता दो, इस केस में भी वही कहानी होगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन। बस यहां पे जो 50% है, इसके जगह में सैलरी जो हो जाएगा वो कितना परसेंट हो जाएगा? 40% हो जाएगा, और कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं। तो याद रखना,
अगर आपका दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, चेन्नई में रह रहा है, कोलकाता में रह रहा है, तो सैलरी का कितना परसेंट लेंगे? तो 50%। और अगर हमारा एनी अदर प्लेसेस रह रहा है तो सैलरी का कितना लेंगे? 40% लेंगे। देयर आर नो बेसिक डिफरेंसेस, इसके अलावा और किसी भी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं इसमें बार बार आ रहा है एक वर्ड सैलरी, तो व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? सैलरी का मतलब होता क्या है, मैं पहले वो समझा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन करूंगा एंड देन इसके आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, है ना। तो मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर एचआरए, एचआरए का आपका सैलरी का जो मीनिंग होगा वो कुछ अलग टाइप का होगा, ठीक है। चलिए क्या लेंगे? सबसे पहला लेंगे सर बेसिक वेजेस बोलो या फिर सैलरी बोलो, बेसिक सैलरी या बेसिक पे बोलो या बेसिक पे बोलो, ये ले लिया जाएगा, है ना। देन इसके बाद अगर क्वेश्चन में आपका डियरनेस पे है तो ये आपका पूरा का पूरा 100% लिया जाएगा, कोई एग्जाम्पशन नहीं, पूरा का पूरा 100%। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंसेस है, डियरनेस अलाउंसेस है, तो ये लिया जाएगा ओनली पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। वैसा जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो डीए दिया जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो डीए दिए जा रहे हैं वो डीए लिए जाएंगे। या फिर और इसी का दूसरा नाम है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बस इसी को लेंगे। अगर क्वेश्चन में मिसिंग है, ना आपका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रखा है ना आपका रिटायरमेंट बेनिफिट दे रखा है, तो डियरनेस अलाउंसेस शुड बी एक्सक्लूडेड। डियरनेस अलाउंसेस को क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कमीशन। नेक्स्ट क्या है आपका बताना? तो नेक्स्ट है आपका कमीशन। तो कमीशन जो है वो आपका परसेंटेज वाला लिया जाएगा, परसेंटेज ऑन टर्नओवर। जो आपका टर्नओवर पे है बस वही परसेंटेज लिया जाएगा, बाकी आपका नहीं लिया जाएगा। अगर मान लेते हो सपोज मैंने पिछला क्लासेस में कमीशन के बारे में बता रखा था, कमीशन अगर आपका फिक्स्ड है तो क्या वो कमीशन को कंसीडर किया जाएगा? तो वो कमीशन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। और यही जो वैल्यू है यही आपका क्या कहलाया? सैलरी फॉर एचआरए कहलाया। ये आपका क्या कहलाया बताना? सैलरी फॉर एचआरए। तो एचआरए का जो सैलरी है, एचआरए का जो सैलरी है वो आपका उसमें क्या क्या चला जाएगा? बेसिक वेजेस, बेसिक सैलरी या बेसिक पे। ये आपका दोनों वैल्यू जो है बेसिक पे और डियरनेस पे जो है, ये दोनों वैल्यू 100% जाएगा। किसी भी तरह का कोई एग्जाम्पशन नहीं। अगर 10,000 बोल रखा है तो 10 जाएगा, 15,000 बोल रखा है तो 15, वॉट एवर दियर अमाउंट, ठीक ना, टोटल अमाउंट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग सैलरी फॉर एचआरए। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंसेस। तो डियरनेस अलाउंसेस जो है ओनली पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डियरनेस अलाउंसेस लिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी डियरनेस अलाउंसेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कमीशन। कमीशन जो है वो परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला को कंसीडर किया जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, इसके आगे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, है ना। क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर उसी को मैं कवर अप करूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, बेसिक सैलरी जो है वो 10,000 है, डीए जो है आपका 2700 है, एचआरए 1500 है, लेकिन एक साफ साफ लिख रखा है कि ही रिसाइड इन हिज ओन हाउस। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन ये होगा, एचआरए कुछ इस टाइप से लेंगे, हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस जो है वो आपका 1500 मल्टीपल 12 कर लोगे तो 18,000 हो जाएगा
कितना हो जाएगा बताना, तो 18,000 हो जाएगा। अब इसी में लेस कर देंगे एग्जाम्पशन। मेरे को एक बात बताना, क्या एग्जाम्पशन जो है अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 13A पे क्या कोई एग्जाम्पशन मिलेगा? तो मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता रखा है कि अगर वो बंदा अपने घर पे रहता है तो किसी भी तरह का कोई एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा, तो ये वैल्यू आपका नील हो जाएगा। कहने का मतलब टोटल 18,000 अमाउंट जो है यही आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल HRA हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका टैक्सेबल HRA कहलाएगा। इज इट क्लियर? मतलब किसी भी तरह का कोई एग्जाम्पशंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बंदा अपने घर पे रह रहा है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए तो एक दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे। यहां पे कंपनी जो है वो कहां पे है, आगरा में है। तो भैया जैसे कंपनी आगरा में, बताना एम्प्लॉय भी तो आगरा में ही रहेगा ना। अगर कंपनी आगरा की तो एम्प्लॉय भी आगरा का। सैलरी जो है वो कितने का है, 3200 रुपए पर मंथ है। डीए साफ साफ लिख रखा है, ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, कितने का, 1800 रुपया पर मंथ का। तो डीए को कंसीडर करेंगे? तो हाँ सर बिल्कुल करेंगे। मेरे को एक और बात बताना, HRA जो है वो कितने का है, 750 का है पर मंथ, और रेंट जो पेड है वो कितने का है, तो 1125 का है ना। तो चलिए सॉल्यूशन यहां पे सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे, दो कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं यहां पे। पहला तो मीनिंग ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं। चलो मीनिंग ऑफ सैलरी, तो मीनिंग ऑफ सैलरी जो है वो क्या चीज के लिए, तो फॉर HRA के लिए। HRA का जो सैलरी होगा वो उसमें आपका बेसिक सैलरी जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सर जाएगा। तो बेसिक सैलरी जो है वो हमारा कितना है, तो बेसिक सैलरी हमारा 7200 मल्टीपल 12 हो जाएगा। तो 7200, ऐसा करते हम थोड़ा सा इस वैल्यू को जो है वो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, 7200 मल्टीपल 72, तो 72,000 और 2 है तो 14,070। 14,400, 14,400 तो आ जाएगा ये 86,400। अच्छा एक बात और बता देना, ऐड कर लेंगे डीए, तो हाँ सर करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है और डीए जो है वो 18,000 मल्टीपल 12 है, तो ये आ जाएगा 21,600। कितना आ जाएगा बताना, 21,600। तो टोटल जो हमारा यहाँ पे सैलरी जो आया वो कितना आया, 10,000, 1,08,000। सैलरी का जो वैल्यू आया वो कितने का आ गया, 1,08,000 हमारा मीनिंग ऑफ सैलरी निकल गया। समझ में आ गई बात? तो यहां तक बात अगर आ गया समझ में, तो अब हम बात करते हैं एग्जम्प्टेड अमाउंट फॉर HRA। तो एग्जम्प्टेड अमाउंट फॉर HRA जो है वो कैसे निकालेंगे वो चलो देख लो। हम यहां पे पहला कॉन्सेप्ट लेंगे एक्चुअल HRA। तो एक्चुअल HRA जो है वो हमारा कितना है, तो सर एक्चुअल HRA हमारा 750 है। तो 750 मल्टीपल 12 कर लोगे तो 12 दह के 75, 9,000। क्या ये 9,000 होगा, तो सर होगा। अच्छा इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या होता है बताना, दूसरा ऑप्शन तो रेंट पेड है ना, माइनस 10% ऑफ सैलरी ले लिया जाएगा। 10% ऑफ क्या ले लिया जाएगा, सैलरी। तो मेरे को एक बात बताना, रेंट पेड जो है वो हमने कितना रेंट दे रखा है, देखो 1125 रुपया दे रखा है एक महीने का। तो 1125 मल्टीपल 12 कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 1,08,000 का 10%, तो ये आ जाएगा आपका 10% जो है, तो ये आपका एक्यूरेट जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2700। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा जगह का कमी है।
2700, ये आ जाएगा 13,500 और ये आ जाएगा 10,800। तो 13,500 माइनस 10,800 करोगे तो 2700 आएगा। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड जो है वो 40% ऑफ सैलरी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सर जाएगा 40% ऑफ क्या चाहिए? सैलरी। तो जब 40% ऑफ सैलरी जाएगा तो आपका इसका 40% जो है वो 8 छक 48, तो 44,800 जो है ये हमारा 40% ऑफ सैलरी आया कि नहीं आया? तो सर आया 40 नहीं सॉरी 44 नहीं सॉरी, ये आ जाएगा आपका 43,000, 8 चौके 32 होता है ना, 43,200। तो 43,200 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा 40% सैलरी आ जाएगा। बताना इस तीनों में से सबसे छोटा कौन है? 2700। तो एग्जम्पशन जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 2700 का मिलेगा। एग्जम्पशन कितने का मिलेगा? 2700 का। तो सर हम ऐसा करते हैं, इसको हम सॉल्यूशन कैसे करें? तो चलो सॉल्यूशन करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ये पूरा क्वेश्चन ही मिटाते हैं, ठीक ना, और इसको हम कैसे निकालते हैं वो चलो देख लो। मेरे को एक बात बताना, हाँ, सबसे पहला तो भैया बेसिक सैलरी जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा था बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी हमारा कितना दे रखा था? 7200 मल्टीपल 12, तो ये हमारा आ गया था 86,400, है ना। नेक्स्ट इसके बाद डीए दे रखा था क्वेश्चन में, तो डीए हमारा दे रखा था 1800 मल्टीपल 12 और ये आ गया था हमारा 21,600। एंड लास्ट में आपका बस एक एचआरए दे रखा है, तो एचआरए जो दे रखा था ये मेरा कितना दे रखा था? तो ये दे रखा था 750 मल्टीपल 12, तो ये आ गया था आपका 9,000। अब इसमें एग्जम्पशंस बताना कितने का है? 2700 का है, तो मैं इसको पूरा को मिटा दे रहा हूं। तो एग्जम्पशंस जो है लेस कर देंगे हम यहां पे, एग्जम्पशंस लेस क्या कर देंगे बताना? एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A का 2700 का एग्जम्पशंस मिलेगा, और 2700 का जो एग्जम्पशंस आएगा तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो 6300 आएगा। तो आपका यहां पे अगर 6300 आया है तो मेरे को एक बात बताना, टोटल वैल्यू जो आ जाएगा 1,14,300 जो है यही आपका टैक्सेबल सैलरी कहलाया। ये आपका क्या कहलाया बताना? टैक्सेबल सैलरी कहलाया। ये आपका क्या कहलाया? टैक्सेबल सैलरी। और आपको जो टैक्स लगेगा वो कितने पे लगेगा? तो 1,14,300 पे टैक्स लगेगा। टैक्स कितने पे लगेगा? 1,14,300 पे आपको टैक्स लगेगा। यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूं बनाने के लिए। आप लोग घर पे जाकर के एक क्वेश्चन इसका बनाएंगे और इसी से रिलेटेड जो है मैं अगला क्लासेस में बात करूंगा। जैसे मान लेता हूं सपोज हाउस जो है सिचुएटेड जो है एट मुंबई पे। हाउस कहां पे सिचुएटेड है बताना? तो हाउस जो है वो आपका मुंबई में सिचुएटेड है। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दे रखा है, सैलरी जो है वो आपका 17,500 रुपया पर मंथ है। अच्छा, डीए क्वेश्चन में दे रखा है, देखो सैलरी दे रखा है 5,000 पर, ये डीए दे रखा है 2,500 रुपया पर मंथ ना। मैं इसको लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। चलिए, तो ऐसा है बच्चा लोग, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ध्यान से सुनना। आपका हाउस सिचुएटेड एट मुंबई, हाउस कहां पे है? तो हाउस मुंबई में है। सैलरी जो है वो कितना है? तो 17,500 रुपया पर मंथ आपका सैलरी है। देन इसके बाद डीए जो है वो कितना है? तो 2,500 रुपया पर मंथ का डीए है। एचआरए जो है 2,000 है। देन इसके बाद आपका क्या मिला? तो इसके बाद आपको सेल्स दे रखा है 4 लाख का। कमीशन जो है वो दे रखा है 2.5% ऑन सेल्स दे रखा है। देन रेंट पेड जो है वो आपका 2,000 रुपया पर मंथ है। आपको निकालना है कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी। तो भैया पहले तो सैलरी निकालेंगे,
देन इसके पहले एचआरए का एग्जाम्पशंस निकाल लेंगे, उसके बाद भी हम काम कर सकते हैं, या तो पहले हम शुरू से जैसा आपको इजी लगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पशंस ऑफ एचआरए के लिए हम कमीशन को लेंगे कि नहीं लेंगे, तो बिल्कुल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि कमीशन जो है वो हमारा परसेंटेज ऑन टर्नओवर पे दे रखा है, और टर्नओवर का जो वैल्यू है वो 4 लाख रुपया दे रखा है। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है मैं पार्टली अलायंसेस जो है कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास छोटे छोटे पार्टली अलायंसेस में आते हैं, जैसे आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलायंसेस आ जाएगा, हॉस्पिटल आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलायंसेस आ जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे अलायंसेस हैं, ये सब 1-1 मिनट का अलायंसेस है। बहुत लंबा जो था वो एचआरए था, जो मैंने आपके साथ कवर अप कर दिया। चलिए, तो ओके, थैंक यू।